Hello, friend. This is Shelly Malay. I'm here again for you on the topic of evolution and ethics. This is an important essay in BA English Honors first year course. So, many students requested me to make this video, so I'm here to serve you. Students, actually, this essay is quite complicated to understand, but first of all, we should know about the author, that is T.H. Huxley, and he is a great English biologist as well as anthropologist, and he was very much inspired by influ- uh, influenced by Kantian theories, and he was also known as Charles Darwin's the Darwin bulldog. Okay, so he believes in the natural process theory, and he is in favor of evolution मतलब डेवलपमेंट. हॉक्सले जो थे उन्होंने बहुत धीरे धीरे मतलब एकदम से उन्होंने डार्विन्स के आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था. उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे उनके आइडियाज़ को समझना शुरू किया, और वो बहुत ही ज़्यादा अनडिसाइडेड से फील करते थे इस नेचुरल सिलेक्शन की बात को लेकर. वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड या बहुत ज़्यादा इन फेवर नहीं थे डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को लेकर. सो इन्होंने जो हॉक्सली हैं इन्होंने एक टर्म भी कॉइन किया था, दैट इज़ कॉल्ड एग्नोस्टिसिज्म. एग्नोस्टिसिज्म इज़ प्रोटैगनिज्म का अगेंस्ट होता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो टर्म है एग्नोस्टिसिज्म, ये एक तरीके से आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है, उनको बाहर निकालता है इन रिगरस फॉर्म. और ठीक है, और ये कहता है कि जो भी मॉडर्न साइंस है उसकी धुरी जो है फंडामेंटल ही होती है. आपको अपना इंटेलेक्ट अगर यूज़ करना है तो यू हैव टू फॉलो योर रीज़न. आपको अपने रीज़न को भी फॉलो करना होगा, सोच समझ के चीज़ें आपको करनी होंगी. और ऐसा नहीं है कि आपने कोई कंक्लूजन निकाला ही नहीं लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो उसे निकालने का. ऐसा नहीं करना, मतलब झूठ नहीं बोलना. अगर आप किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो तो आप उसके ख़िलाफ़ हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और जो हॉक्सले का ये जो एग्नोस्टिसिज्म था वो किसके से इन्फ्लुएंस था? मिस्टर कैंट के व्यूज़ से, जो कि मिस्टर कैंटेनियन व्यू से इन्फ्लुएंस था. जो भी वो ह्यूमन परसेप्शन के बारे में सोचते थे या उनकी रैशनैलिटी से लेकर जो भी विश्वास करने की उनकी एबिलिटी थी, तो उससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे. अब हम बात करते हैं इस ऐसे की, इवैल्यूएशन एंड एथिक्स की. So this essay is belong to to the Roman lecture. 1893 में ये लेक्चर दिया गया था. आपके उनके कलेक्टेड एसेज में से ये 9th ऐसे है. उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये जो कुछ लाइंस यहाँ पे दी हुई हैं वो आपकी लैटिन लैंग्वेज में दी गई हैं. सोलो एनम ए इन एलिना कैस्ट्राटिंसायर non tranquim transfuga sed tranquum explorator. वो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, मैं जो है किसी को अब ये जो लैटिन लाइन्स है इनका क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स. वो कहते हैं कि मैं अपने दुश्मन के कब्र पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं वहाँ पर उसका दुश्मन बन के नहीं जाऊँगा, एलियन बन के नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं वहाँ पर एक एक्सप्लोरेटर बनकर जाऊँगा. तो यहाँ पर जो ये ऐसे है, दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू डिस्कवरी, इवैल्यूएशन, एंड how you can relate this evaluation with your sanskars, with your ethics, with your morals. So this is the theme of this novel. Okay, so first of all, Huxley gave us a beautiful story about Jack and the Beanstalk. I'm sure you have heard about this story, and if you have not heard it about it, so you can go through the YouTube channels where you get this story. Okay, so there is a delightful child story known by the title of Jack and the Beanstalk, with which my contemporaries who are present will be familiar. कहते हैं कि आज जो मेरे कंटेम्प्रेरीज़ क्या होते हैं, जो समकालीन, जो उसी टाइम के जो और अदर राइटर्स होते हैं उनको हम कंटेम्प्रेरीज़ बोलते हैं. तो वहाँ हॉक्सले कह रहे हैं कि जो मेरे कंटेम्प्रेरीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक डिलाइटफुल स्टोरी, चाइल्ड स्टोरी सुनी होगी जिसका नाम है जैक एंड द बीन स्टॉक. देन
व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ जैक एंड द बीन स्टॉक। यहाँ पे एक लड़का होता है जैक, जो कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके पास एक काऊ होती है। वो उस जैक जो है उस काऊ को बेच आता है और उनके बदले एक बीन सीड्स ले आता है, और उन बीन सीड्स को, प्लांट्स को वहाँ पर लगा देता है, अपने घर के पास लगा देता है। एंड सडनली वो देखता है कि एक रात के अंदर ही वो बीन्स जो हैं ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, और एक पूरा बहुत बड़ा सा उसने ऊपर घर बना दिया होता है। और वहाँ पर जैक उसके ऊपर चढ़ता है और वहाँ पे देखता है कि वो इतना ऊपर हेवन में चला गया है कि किसी मॉन्स्टर का घर उसे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर जो है वो उसे देखता है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक जो है उस प्लांट के थ्रू नीचे आ जाता है और वो उसे मॉन्स्टर नीचे गिर के मर जाता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इवैल्यूएशन, कि अब हमें ये पता लगाना है कि वो प्लांट ग्रो कैसे हुआ, लगातार कैसे चलता चला गया। वो इवोल्यूशन हो रहा है ना उस चीज़ का, इवोल्यूशन हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। बट सो मैनी ऑफ आर ग्रेव एंड रेवरेंट जूनियर्स हैव बीन ब्रॉट अप ऑन सेवरल इंटेलेक्चुअल डाइट एंड परहैप्स हैव बीन। तो यहाँ पर वो एक सरकास्टिक टोन में बोल रहा है कि मेरे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इन ऐसी कहानियाँ सुनकर वो बड़े हुए हैं, एंड एक्वेंटेड, वो बहुत सारी फेयरी लैंड से भी वो परिचित हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक कंपैरेटिव माइथोलॉजी देने के लिए जा रहा हूँ, हमें ज़रूरत है इस टेल की आउटलाइन को जानने का, कि इट इज़ अ लेजेंड ऑफ अ बीन प्लांट विच ग्रोज एंड ग्रोज, यू नो, ग्रोज एंड ग्रोज। इट मीन्स कुछ नई चीज़ डिस्कवर हो रही है, कुछ खोज हो रही है, अंटिल इट रीचेज द हाई हेवंस। वो जब तक ग्रो करता रहा जब तक वो हाई हेवंस तक नहीं पहुंच गया, एंड देयर स्प्रेड्स आउट इनटू अ वास्ट कैनोपी ऑफ फॉइलेज। व्हाट डू यू मीन बाय कैनोपी? कैनोपी इज समथिंग, बहुत फैला हुआ ढांचा सा, ठीक है, एंड फॉइलेजेस, पत्ते, ठीक है। तो वो बहुत ऊपर तक चला गया और उसके बाद काफ़ी बड़े एरिया में जाके वो फैल गया। द हीरो बीइंग मूव्ड टू क्लाइंब द स्टॉक। उसके बाद जो बॉय था वो स्टॉक पर चढ़ गया, उस पेड़ पर चढ़ गया। डिस्कवर्स, देखता है, द लीफी एक्सपेंस पोर्स अ वर्ल्ड कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट्स एज दैट बिलो। उसने देखा कि ये हेवन जो है ये भी बिल्कुल ऐसी ही दुनिया है जैसे कि हमारी नीचे वाली दुनिया है। बट येट स्ट्रेंजली न्यू, लेकिन फिर भी वो दुनिया उसके लिए नई थी। एंड हिज एडवेंचर्स देयर, और वहाँ पर उसके एडवेंचर्स भी थे, एडवेंचरस लाइफ लग रही थी उसे। ऑन विच आई मे नॉट ड्वेल, हो सकता है जिस पर मैं नहीं जी सकता, वो लाइफ मैं नहीं जी सकता, मस्ट हैव कम्प्लीटली। लेकिन जब वो वहाँ पर गया, उस हेवन में गया, उस दुनिया में गया, तो उसके जो व्यूज़ थे अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स के, वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। दो द स्टोरी नॉट हैविंग बीन composed by और फॉर philosophers हैज़ नथिंग टू से अबाउट व्यूज़। ये स्टोरी जो है किसी के द्वारा स्पेशली कंपोज नहीं की गई है, या कोई फिलोसफर्स इसमें कोई मॉरल स्टोरी नहीं देना चाहते, कोई व्यूज़ अपना नहीं देना चाहते हैं। बट अगर हम इस स्टोरी को थरोली पढ़ें, अगर हम इस स्टोरी को थरोली जांचें, तो ये जो स्टोरी है वो इवोल्यूशन की है, वो जो है आपकी खोज की है, आपको सोचने पे मजबूर करती है कि अगर एक प्लांट को, जो प्लांट जो कि उसने ऐसे रफली बो दिया था, वो इतना अच्छे से ग्रो करे जा रहा है कि वो हेवन तक पहुंच गया, तो अगर उसे गुड फीड दिया जाता, अगर उसे अच्छा पानी दिया जाता, सनलाइट प्रॉपर वे में मिलती, तो वो कितने अच्छे तरीके से नरिश हो सकता था। तो और उसमें वो जो वो बहुत ऊंचा सा गया है, तो उसकी कोई क्वालिटी तो नहीं है उसमें, क्योंकि उसने तो सिर्फ ऐसे बिखेर दिया था, तो उसमें एथिक्स नहीं आए, उसके अंदर एथिक्स नहीं आए, वो एथिक्स की कमी है। अब यहाँ पे बात होती है माई प्रेजेंट एंटरप्राइज हैज़ अ सर्टेन एनालॉजी। एनालॉजी इज समथिंग समानता टू दैट ऑफ डेयरिंग एडवेंचरर। तो यहाँ पर वो कहता है, जो आज मैं कहने जा रहा हूँ मेरी भी कुछ ऐसी ही डेयरिंग एडवेंचरर है, कि मेरा भी, मुझे लगता है कि मैं सिमिलर फील करता हूँ उस जैक की स्टोरी को अपने आप से, अपनी स्टोरी से, अपनी लाइफ की स्टोरी से। आई बेग यू टू accompany me in an attempt to reach a world which to many is probably strange by the help of a mean। वो कहता है आई बेग यू टू accompany me, वो कहता है कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपसे बेग करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें उस दुनिया में जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है, बाय द हेल्प ऑफ अ बीन, एक बीन के थ्रू। इट मीन्स यू क्रिएट एन इमेजिनेशन इन योर माइंड कि वो आपको उस दुनिया में ले जाना चाह रहा है जिस दुनिया में जग गया था। इट इज़, एज यू नो, अ सिंपल इनर्ट लुकिंग थिंग।
ये बहुत ही सिंपल, जैसा कि आपको दिख रही है, इनर्ट इज़ इनवर्डली, अंदर की चीज़ें बिल्कुल अंदर से ये बिल्कुल आपको सिंपल लुकिंग दिख रही है, लेकिन येट इफ़ प्लांटेड अंडर प्रॉपर कंडीशंस, लेकिन अगर हम देखें, अगर उस बीन स्टॉक को अच्छे से प्रॉपर कंडीशंस के थ्रू उसे प्लांट किया गया होता, उसे प्रॉपर वार्मथ, प्यार दिया होता, केयर दी होती, तो इट मैनिफेस्ट एक्टिव पार्ट्स, हो सकता था उस बीन स्टॉक्स में के अंदर और भी एक्टिव पार्ट्स क्रिएट हो जाती। अभी तो वो सिर्फ ग्रो एंड ग्रो हुआ है, हो सकता था कि अगर हम उसे अच्छे से नरिश करते, उसकी केयर करते, तो उसके अंदर और भी जादुई शक्तियाँ आ सकती थी। अ स्मॉल ग्रीन सीडलिंग्स एमर्जेस, बस एक यही तो था, एक छोटा सा बीज जो है वो उग गया और उसके बाद rises to the surface of the soil and rapidly increases in size and at the same time undergoes a series of metamorphosis. What is metamorphosis? Metamorphosis is बहुत बड़ा शेप में वो हो गया, which do not excite our wonder as much as those who which meet us in legendary history. तो ये सारी चीज़ें हमारे आश्चर्य को एक्साइट नहीं करती जितना कि जब हम उस लेजेंडरी हिस्ट्री में मीट करेंगे, जब हम उस लेजेंडरी हिस्ट्री में जाएंगे, बिकॉज दे आर टू बी सीन वेरी डे, एवरी डे एंड ऑल डे लॉन्ग। वहाँ पर हमारे लिए ये कोई वंडर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि हम रोज़ ही इसे देख रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं, ठीक है। बाय इनसेंसिबल स्टेप्स fording a swift stream can dip his foot twice in the same water, so no man can with exactness affirm of anything in the sensible word that it is. तो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है एक तेज धारा को प्रवाहित नहीं कर सकता, एक तेज धारा को नहीं बहा सकता वह, और लेकिन उस तेज धारा में वो अपने जो पैर हैं उनको एक या दो बार उनको डुबो सकता है। इसलिए कोई भी आदमी जो है इस दुनिया में, इस सेंसिएबल वर्ड, जिसको हम सेंसिएबल वर्ड कहते हैं, समझदार दुनिया कहते हैं, किसी भी चीज़ को, कोई भी आदमी इस सेंसिएबल वर्ड में किसी भी चीज़ की सटीकता के साथ पुष्टि नहीं कर सकता कि ये बात सही है या नहीं है। कोई नहीं कह सकता ये बात को कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली राइट और व्हाट इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग। ओके, एज ही अटर्स द वर्ड्स ना एज ही थिंक्स दैम, वो कहता है कि जैसा लोग शब्दों को बोलते हैं, ना 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 बोलते नहीं हैं, जैसा वो सोचते हैं। इंसान, सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी है, कोई भी इंसान अगर हेल्दी सोचेगा तो अच्छा अच्छा बोलेगा, अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो वो बुरा बुरा बोलेगा। तो आदमी की सोच पर उसके शब्द टिके होते हैं। एज ही अटर्स द वर्ड्स ने एज ही थिंक्स दैम, यहाँ पर वो नकारते हुए कहता है नहीं नहीं, जैसा कि वो सोचते हैं, द प्रेडिकेट सीजेस टू बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर वो कहता है कि जैसा कि वह सोचता है वैसे ही वो शब्दों को बोलता है, जैसा कि वह उन्हें समझता है वैसा ही वो उन्हें लागू करने की कोशिश करता है, एप्लीकेबल करने की कोशिश करता है। सीजेस टू बी एप्लीकेबल, ठीक है, उन्हें कोशिश करता है कि उन चीज़ों को जैसा वो समझ रहा है उसी हिसाब से वो उन्हें लागू करे और दूसरी चीज़ों को वो एप्लीकेबल ना होने दे। अब द प्रेजेंट हैज़ बिकम द पास्ट, जो प्रेजेंट है वो पास्ट बन चुका है। इज़ शुड बी वॉज, इज़ जो है वो वॉज हो चुकी है। एंड द मोर वी लर्न ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स द मोर एविडेंट इज़ दैट व्हाट वी कॉल रेस्ट इज़ ओनली अनपरसीव्ड एक्टिविटी। और जितना हम चीज़ों के बारे में, जितना हम नेचर के बारे में समझे हैं, तो उससे हमें सिर्फ यही समझ आता है, उसका एविडेंस यही है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनपरसीव्ड एक्टिविटी में हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने समझी नहीं हैं, जो कि हमने ग्रहण नहीं की हैं। दैट सीमिंग पीस इज़ साइलेंट बट स्ट्रेनियस बैटल, जो कि अगर हम देखें, जो पीस है, जो शांति है, अगर हम देखें, हमें देखने में तो बहुत ही चुप्पी भरी लगती है कि भाई हाँ सब कुछ शांत है, लेकिन पीस जो है वो एक्चुअल में एक बहुत भयानक किसको, जो कि ऐसी बैटल को वो खड़ी करती है जिसे शांत नहीं किया जा सकता, एक ज़ोरदार लड़ाई, ठीक है। तो जो शांति है वो चुप है, मौन है, लेकिन एक ज़ोरदार लड़ाई है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपके अगर अपनी मम्मी से लड़ाई हो जाती है, आप चुप हो जाते हो, शांति हो जाती है बिल्कुल, तो इट मीन्स वो मौन है, और मौन है तो इट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई बड़ी लड़ाई है। तो इन एवरी पार्ट एट एवरी मोमेंट द स्टेट ऑफ द कॉस्मोस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजिटरी एडजस्टमेंट ऑफ कंटेंटेड फोर्सेस। तो वो कहता है यहाँ पर कि आज के टाइम में जितना भी हम इस प्रकृति में सीख रहे हैं, उतनी ही चीज़ें हम लोगों को क्लियर होती जा रही हैं, और जितनी चीज़ें हमें क्लियर होती जा रही हैं, उन्हें जो है हम क्या कहते जा रहे हैं, भाई अब ठीक है, अब आराम का टाइम हो गया, अब हमें रेस्ट करना चाहिए उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। उसके बाद और जो कुछ एक चीज़ें जो कि अभी भी जो हैं अनप्रसीव्ड हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, प्रकट नहीं हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो शांति है, ये जो पीस है, ये चुप तो है, साइलेंट तो है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई भी है। अब वो कहते हैं कि हर हिस्से में, हर क्षण में, ब्रह्मांड की स्थिति में जो बहुत सारी प्रतिद्वंदी बल होते हैं ना, जो कि एक दूसरे से लड़ते हैं, ये कोई हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है, बल्कि ये जो कुछ टाइम के लिए हैं, कुछ टाइम के ट्रांजिटरी एडजस्टमेंट हैं। ये जो कॉस्मोस है, द स्टेट ऑफ कॉस्मोस, जो कि ब्रह्मांड की जो स्टेट है, इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, ये क्या है, किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, ट्रांजिटरी एडजस्टमेंट की चीज़ें जो हैं, कंटेंटेड फोर्सेस जो चीज़ें लड़ाई कर रही हैं, जो चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो उनमें भी चेंजेस होते रहते हैं। अ सीन ऑफ स्ट्राइफ इन विच ऑल द कॉम्बेटेंट फॉल इन टर्न, जिसमें जितने भी योद्धा हैं वो बारी बारी करके एक ना एक बार ज़रूर गिरेंगे। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ ईच पार्ट इज़ ट्रू ऑफ द होल। अब आपको ये पता है कि पार्ट से होल बनता है, और होल में पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो है पूरी कब होगी, जब उसके पार्ट्स जो है उससे जुड़ जाएंगे। तो वो कहता है कि देखो, अगर एक भी पार्ट की सच्चाई आपके पास है, तो इसका मतलब आप सब सारा ट्रुथ जो है वो जान सकते हो। नेचुरल नॉलेज टेंड्स मोर एंड मोर टू द कंक्लूजन। नेचुरल नॉलेज, जो नेचर की नॉलेज है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम ज़्यादा नेचुरल नॉलेज को गेन करते हैं, तो वो हमें एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंचाती है, दैट ऑल द शुआर ऑफ हेवन एंड फर्नीचर ऑफ द अर्थ, वो हमें इस अर्थ के हेवन तक, उसके एक अच्छे पार्ट तक, उसके एक कंफर्ट लेवल तक हमें लेकर जाती है, आर द ट्रांजिटरी। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रांजिटरी हैं, बदलने वाली हैं, ये फिक्स नहीं है। फॉर्म ऑफ पार्सल ऑफ कॉस्मिक, ये तो हमारे ब्रह्मांड की एक पार्सल की फॉर्म के तरीके से हैं, वेंडिंग अलोंग, जो कि लगातार ठीक होती जा रही हैं, मेंड होती जा रही हैं, अलोंग विद द रोड ऑफ एवोल्यूशन, जैसे जैसे सो थ्रू एंडलेस ग्रोथ ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट। तो सारी चीज़ें, हमारे ग्रह, हमारे उपग्रह, इस ब्रह्मांड के अंदर जितना भी मैटर है, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ एंड थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रो कर रही हैं थ्रू मोड्स ऑफ बीइंग ऑफ विच विद नेदर हैव अ कंसेप्शन। और इस प्रकार से वो लोग ग्रो कर रही हैं कि हम कोई विचारधारा अपने पास बनाकर नहीं रख सकते कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आज खड़ी हुई हैं और तो कल बैठ भी जाएंगी। ये एक इनडिफाइनेबल, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी लेटेंसी है, ऐसी सुस्तता है यहाँ पे। तो यहाँ पर व्हाट द टी.एच. हॉक्सले वांट टू से इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एट्रीब्यूट ऑफ कॉस्मस की, और कॉस्मस का जो मेन गुण है उसका, वो क्या है, इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन चेंजिंग प्रोसेस, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिटरी, कोई भी चीज़ आपके पास परमानेंट नहीं रह सकती है। इट एज्यूम्स, तो इस पूरे पैराग्राफ का यही कंक्लूजन निकलता है कि हॉक्सले कहते हैं कि सभी चीज़ जो है ग्रो कर रही हैं, शेप चेंज कर लेती हैं, कभी कभी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, कभी वो नया आकार ले लेती है, तो कभी नया रूप ले लेती हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है वो पूरे तरीके से इम्परमानेंस है, और ये एस्पेक्ट हमको लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है। वी आर ऑलवेज इन चेंजफुल प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस में इन विच नॉट एंड्योर सेव द फ्लो ऑफ एनर्जी, एक ऐसे प्रोसेस में है जिसमें हम अपनी फ्लो ऑफ एनर्जी को सेव नहीं कर सकते हैं।
एंड द रैशनल ऑर्डर विच प्रिवेड्स इट। और जो ये रैशनल ऑर्डर, हम जो लॉजिकल बातें करते हैं, रैशनलिज्म की बातें करते हैं, इसको भी हम सेव नहीं कर सकते, लेकिन इसे हमें झेलना आना चाहिए। इसको हमें अपने पास किस तरीके से हम इसे यूटिलाइज़ करें, अपनी फ्लो ऑफ एनर्जी और रैशनल ऑर्डर को, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ वी हैव क्लाइम्ड आर बीन स्टॉक। अब हम अपने पेड़ पर तो चढ़ गए हैं, अब हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए हैं, बट हैव रीच्ड अ वंडरफुल वंडरलैंड इन विच द कॉमन एंड द फेमिलियर बिकम थिंग्स न्यू एंड स्ट्रेंज। अब वो हमें जो है हमारे बीन स्टॉक पर उसने चढ़ा लिया हमें, हम वंडरलैंड में आ गए जहाँ पर कुछ चीज़ें हमें कॉमन दिखाई दे रही हैं, जैसे कि अर्थ पे भी थी, फेमिलियर भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं कॉमन और फेमिलियर होते हुए भी चीज़ें हमें नई और स्ट्रेंज भी दिखाई दे रही है। इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉस्मिक प्रोसेस दस टाइपिफाइड द हाइएस्ट इंटेलिजेंस ऑफ मैन फाइंड्स इन एग्जॉस्टिबल एम्प्लॉयमेंट। अब वो कहता है कि जब आप इस ब्रह्मांड की खोज करने जाते हो, जो कि हम कहें कि एक तरीके से टाइपिफाइड है, जो कि एक पहले से ही लिख दिया गया है उसके बारे में, और उसके अंदर टाइपिफाइड ब्रह्मांड के अंदर सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर कौन सा है? मैन है। हाईएस्ट इंटेलिजेंस ऑफ मैन फाइंड्स इनएग्जॉस्टिबल। वो अपने आप को कैसा पाता है? एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा एम्प्लॉय अपने आप को वो पाता है जो कि अब थक चुका है। जायंट्स आर सबड्यूड टू आवर सर्विस। और जो जायंट्स हैं, जो कि दानव हैं, वो हमारी सर्विसेज को करते करते थक गए हैं, वो हमें दबा रहे हैं। द स्पिरिचुअल अफेक्शंस ऑफ द कॉन्टम्पलेटिव फिलोसफर्स आर एंगेज्ड बाय ब्यूटीज वर्दी ऑफ एटर्नल कॉन्स्टेंसी। और वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो जायंट्स हैं आर सबड्यूड टू आर सर्विसेज, वो जो है उस न्यू वंडरलैंड में दानव जो हैं मैन को सर्व कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल अफेक्शंस थे फिलोसफर्स की, जो कि हम चिंतक जिन्हें हम बोलते हैं, चिंतक लोग जो है वो ब्यूटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी फिलोसफीज पे ध्यान नहीं दे रहे। तो बट देयर इज़ अनदर आस्पेक्ट ऑफ द कॉस्मिक प्रोसेस सो परफेक्ट एज मैकेनिज्म, सो ब्यूटीफुल एज अ वर्क ऑफ आर्ट। लेकिन अगर आप कॉस्मिक प्रोसेस को देखो तो सब चीज़ आप देखोगे कितने परफेक्ट मैनर में चल रही है, नेचर अपना काम बखूबी कर रहा है। और अगर आप इस कॉस्मिक प्रोसेस को देखोगे तो ये आपको एक वर्क ऑफ आर्ट की तरह भी लगेगा। वेयर द कॉस्मोपोइटिक एनर्जी वर्क्स, किस तरीके से ये ब्रह्मांड पूरा काम कर रहा है, किस तरीके से इसकी एनर्जीज काम कर रही हैं, कहाँ पे बेइंतहा एनर्जी है। अगर आप मार्वल्स की मूवी देखोगे तो उसमें कॉस्मिक एनर्जीज के बारे में ये जितने भी हीरो एंड हीरोइंस उन्होंने किए हुए हैं, जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, वो एक तरीके से कॉस्मिक एनर्जी के बारे में ही बात करते हैं। थ्रू सेंटिएंट बीइंग्स देयर अराइजेस अमंग इट्स अनदर manifestations that which we call pain और sufferings। अब वो क्या कहता है कि ये जो कॉस्मोपोइटिक एनर्जी है, ये हमारे सेंटिमेंट्स के साथ काम करती है। जैसे जैसे ये अरेज होंगे वैसे वैसे हम लोगों को पेन और सफरिंग्स ज़्यादा होंगी। जब हम ज़्यादा अपनी एनर्जी को, अपने सेंटिमेंट्स को ज़्यादा इमोशनल होने लगेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो पेन और सफरिंग्स ज़्यादा होंगी। दिस बेलफुल प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन इंक्रीजेज इन क्वांटिटी। अब वो कहता है ये जो श्राप भरा प्रोडक्ट है किसका? इवोल्यूशन का, कि भाई नई नई चीज़ें खोज करनी है। अब ये क्वांटिटी में तो बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी में भी बढ़ता जा रहा है। विद एडवांसिंग ग्रेड्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एनिमल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली इट मीन्स ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने ग्रेड्स को, अपने लेवल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं अनटिल इट अटेन्स द, और तब तक बढ़ाते जाएंगे तब जब तक वो एक हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं, मैन के हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं। फर्दर द कॉन्समेशन इज़ नॉट रीच्ड इन मैन, कॉन्समेशन इज़ फिनिश्ड होना, समाप्ति होने। वो कहता है कि अब आगे जो है समाप्ति इंसान को नहीं, वो मतलब समाप्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, वो एक छोटा सा एक एनिमल है। नॉर इन मैन द होल, जैसा कि आपने एक पोएम भी हमारा बहुत प्यारी पोएम है, मुझे अब नाम याद उसका नहीं आ रहा, कि मैन जो है ही इज़ मियर एनिमल नॉर इन मैन, वो पूरे तरीके से मैन भी नहीं है। द होल हाफ सैवेज, आधा वो सभ्य है आधा असभ्य है। बट ओनली इन मैन, लेकिन सिर्फ मैन ही ऐसा है जो कि इस पूरी और पोलाइटी का, पूरी पॉलिटी का एक ऑर्गेनाइज्ड मेंबर है। इट इज़ अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज अटेम्प्ट टू लिव इन दिस वे, और ज़रूरी है कि हमको
नए नए तरीके, नए नए अटेम्प्ट लेने चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, वे ऑफ लाइफ को हमें सुधारना है, और अगर हम ऐसे जिएंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दैट इज़ अंडर दोज कंडीशंस विच आर एसेंशियल, और हमें कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर रखनी चाहिए अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम फुल डेवलपमेंट और नॉबलेस्ट पार्ट्स और अच्छी अच्छी पार्ट्स अपने अंदर गेन कर सकें। मैन द एनिमल, मैन एक इंसान ही, जानवर ही है, इनफैक्ट हैज़ वर्कड हिज वे टू द हेडशिप ऑफ द सेंटिमेंट वर्ल्ड, इस जो सेंटिएंट वर्ल्ड, इस दुनिया में जो कि इमोशन से भरी हुई है, वो अपने दिमाग से काम करता है, एंड हैज़ बिकम द सुपर्ब एनिमल, और वो आज के टाइम में सुपर्ब एनिमल है, विच ही इज़ इन वर्च्यू ऑफ हिज सक्सेस इन स्ट्रगल। वो जिसकी वो सुपर्ब एनिमल कैसे बना, अपने गुणों की वजह से बना, उसने अपने एग्जिस्टेंस से, अपने अस्तित्व में स्ट्रगल किया, और फिर उनसे धीरे धीरे उसने सक्सेस पाता गया, और वो सक्सेस उसके गुण बनते गए। The conditions having been of a certain order, man's organization has adjusted himself to them better than that of his competitors in the cosmic strife। वो कहते हैं कुछ एक कंडीशन जो कि सर्टेन ऑर्डर में उसे दी गई थी, मैन जो है उन चीज़ों को अपने आप, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उन्हें एडजस्ट करता है, और अपने लिए जो है बेटर कॉम्पिटिटर्स खड़े करता है इस कॉस्मिक स्ट्राइफ में, संघर्ष में, ब्रह्मांड के संघर्ष में। इन द केस ऑफ मैनकाइंड द सेल्फ असर्शन, वो कहता है जब मनुष्यता की बात आती है तो सेल्फ असर्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें अपने आप में दृढ़ निश्चय करना है कि हम ये काम कर सकते हैं। द अनस्क्रिप्चुअस सीजिंग अपॉन ऑल दैट कैन बी ग्रास्प्ड एंड tenacious holding of all that can be kept, which constitute the essence of the struggle of existence। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सेल्फ असर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर आपको हर वो काम करना है जो कि आपको अनस्क्रिप्चुअस लग रहा है। In the case of mankind, self-assertion, the unscrupulous seizing upon all that can be grasped, the tenacious holding of all that can be kept, which constitute the essence of the struggle for existence। तो यहाँ पर हॉक्सले कहते हैं कि अगर हम मनुष्यता को देखें तो हमें एक तो सेल्फ असर्शन लेना होगा, अपने आप को दृढ़ करना होगा ऐसी बेशरम चीज़ों के लिए, अनस्क्रूपुलस विच इज़ नॉट गुड, जो कि होली नहीं है। हमें उन सब चीज़ों को, उन बेशरम चीज़ों को सीज़ करना होगा जिन्हें हम ग्रैस्प कर सकते हैं। हमें अपने आप को टेनेशियस मीन्स दृढ़, हमें अपने आप को दृढ़ बनाना होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हैव आंसर्ड, और तभी विद सेल्फ असर्शन, विद टेनेशियस हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। For his successful progress throughout the savage state, man has been largely indebted to those qualities। अब जब आप सक्सेसफुल प्रोग्रेस की तरफ जाते हो तो धीरे धीरे ये जो स्टेट है, विद सेवेज स्टेट के साथ आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, तो मैन जो है इन सब गुणों से, इन सब क्वालिटीज़ से एक उसका क्या कहते हैं, प्रकृति का जो है ऋणी बन चुका है, विच ही शेयर्स विद, जो कि पहले कभी वो एप के साथ और टाइगर्स के साथ शेयर करता था, ड्यू टू हिज फिजिकल एक्सेप्शनल फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि है तो उन्हीं में से, इन जानवरों से ही हम निकले हुए हैं, हमारे पूर्वज एप ही कहलाते थे, लेकिन हमारा जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा अलग था। हम में चालाकी ज़्यादा थी, हम सोशेबल ज़्यादा थे, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा अच्छे से हम इमिटेट कर सकते थे, और ज़्यादा रूथलेस भी थे हम लोग, और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्रोध और डिस्ट्रक्टिवनेस और एंगर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो एप वाली चीज़ है उससे हम निकलकर हम मैन में कन्वर्ट हो गए। बट in proportion as men have passed from anarchy to social organization, लेकिन धीरे धीरे मैन जो है वो अनार्की मतलब एक बंदे का शासन, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता गया, एंड इन प्रपोर्शन एज सिविलाइजेशन, और धीरे धीरे सभ्यता बनी। अब ये सभ्यता बनी, डीपली इनग्रेन्ड सर्विसेबल क्वालिटीज़, धीरे धीरे उसमें क्वालिटीज़ डीपली उनमें डालने लगे, हैव बिकम डिफेक्ट्स, और ये जो क्वालिटीज़ हैं वो उन क्वालिटीज़ के साथ साथ उनमें कुछ कमियां भी आने लगी। आफ्टर द मैनर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स, civilized man would gladly kick down the ladder by which he has climbed। अब
जब जैसे जैसे वो सक्सेसफुल होता गया, ये जो सक्सेसफुल पर्सन्स का जो तरीका है वो क्या है कि जो एक सिविलाइज्ड मैनर है, जब वो सिविलाइजेशन की, जब वो प्रोग्रेस की सीढ़ी पे चढ़ जाता है तो वो खुद उस लैडर को जो है किक डाउन कर देता है, जिससे वो चढ़ कर आया। क्यों? ताकि दूसरा उसे पे न चढ़ पाए। ही वुड बी ओनली टू बी प्लीज टू सी एप एंड टाइगर डाई, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो पूर्वज हैं जो उसके लेवल के नहीं हैं, एप या टाइगर, वो उनको मरता हुआ देखना चाहता है। कोई उस लेडर पे ना चढ़े, प्रोग्रेस पे ना चढ़े, ऐसा इंसान का नेचर है। बट दे डिक्लाइन टू सूट हिज कन्वीनियंस, क्योंकि वो हमेशा अपनी सुविधा के बारे में सोचते हैं। एंड अनवेलकम इंट्रूशन, हमेशा अपने अपने अंदर एक षड्यंत्र बना कर रखते हैं, अपना इंट्रूशन होता है उनका। ऑफ दीज बून कंपेनियंस ऑफ हिज hot youth into the range existence of civil life adds pains griefs, और ये जो उन्होंने अपने लिए, जो इनके लिए कभी वरदान भरे कंपेनियंस थे, उनको इन्होंने छोड़ दिया और अपनी अस्तित्व दिखाया सिविल लाइफ के अंदर। लेकिन इस सिविल लाइफ ने इनके मैन के लिए पेन लेकर आया, ग्रीफ लेकर आया, और इतने ज़्यादा लेके आया, और इतने ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े लेकर आया कि इंसान जो है कॉस्मिक प्रोसेस नेसेसरली बिंग ऑन द मेयर एनिमल। ये जो सारी चीज़ें हैं, पेन, ग्रीव्स, ये जो है कॉस्मिक प्रोसेस के अंदर इंसान को फिर भी एनिमल बनाने पर मजबूर रखती हैं। अगर उसे पेन ना मिलेंगे, ग्रीफ ना मिलेंगे, तो वो तो भगवान को छू लेगा। गलत और सही का उसे वो एहसास ही नहीं होगा कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। ठीक है, वो एक दिन भगवान को, लेकिन ये पेन और ग्रीफ बहुत ज़रूरी हैं उसको ये बताने के लिए कि यू आर मियर एन एनिमल। आप कल भी एनिमल थे, आज भी एक एनिमल हो। इनफैक्ट सिविलाइज्ड मैन ब्रांड्स ऑल दीज एप्स एंड टाइगर प्रोमोटिंग विद द नेम ऑफ सेन। और वो कहता है कि ये जो बाद में ये जो लोग सभ्य बन जाते हैं ना, अपने आप को एक सभ्य का टैग देते हैं, ये क्या करते हैं, सारा दोष जो है किसके ऊपर मंड देंगे, टाइगर एंड एप के ऊपर, कि ये जो है ये किस सिन को प्रमोट करते हैं, और उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से उनके क्राइम्स के लिए उन्हें पनिशेस भी करेंगे। इन एक्सट्रीम केसेस ही डज हिज बेस्ट टू पुट एन एंड। और एक्सट्रीम जब हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, या तो उसे बहुत सारे दिनों के लिए एक्स से बांध देंगे, रोप से बांध देंगे, और एक्स से उन्हें काटने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स उनके सर्वाइवल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये बहाना देकर कि दे आर नॉट सूटेबल फॉर द सोसाइटी। आई हैव सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज़ रीच दिस पॉइंट। वो कहता है कि जो सिविलाइज्ड मैन है, जिसे आप सिविलाइज्ड कहते हो, वो इस लेवल, इस पॉइंट तक पहुंच चुका है। द सेशन इज़ परहैप्स टू ब्रॉड एंड जर्नल। आई हैड बेटर पुट इट दैट एथिकल मैन, अब मैं इसे सिविलाइज्ड मैन ना कह के एथिकल मैन कहूँगा, हैज़ अटेन्ड देयर टू द साइंस ऑफ एथिक्स प्रोफेसर्स टू फर्निश अस विद द रीजन रूल ऑफ लाइफ। ये जो साइंस की दुनिया है ना, साइंस ऑफ एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ की एथिकल मैन नहीं है, वो साइंस ऑफ एथिक्स को प्रोफेस कर रहा है यहाँ पर। इसने हमारी ज़िंदगी में एक रूल ऑफ लाइफ ला के दिया है, रीज़न, जो कि रीज़न से भरा हुआ है। टू टेल अस व्हाट इज़ राइट एक्शन एंड व्हाई इट इज़ सो, जो कि हमें हर चीज़ में ये बताता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों सही है करना और क्यों गलत है करना। हर चीज़ का उसने लॉजिक देना शुरू कर दिया साइंस ने। वॉट एवर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन में एग्जिस्ट अमंग एक्सपर्ट्स, देर इज़ अ जनरल कॉन्सेंसस दैट द एप एंड टाइगर मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आर नॉट रिकन्सीएबल विद साउंड एथिकल प्रिंसिपल। और अगर दो एक्सपर्ट्स के बीच में कुछ उनके ओपिनियन डिफरेंस हो भी जाते हैं तो वो क्या है, आपस में सलाह कर लेते हैं और कहते हैं कि जो एप और टाइगर हैं, इनका जो जीने का, इनका जो एग्जिस्टेंस का तरीका है, वो जो है समझने लायक या फिर वो एथिकल नहीं है, वो अच्छे एथिकल प्रिंसिपल सिद्धांतों पर नहीं बना हुआ है। तो अब फिर वो उस स्टोरी की तरफ आता है कि द हीरो ऑफ, और जो हीरो था जैक था, वो अभी इस बीन स्टॉक से, मतलब अभी पीक पे तो वो पहुंच गए, बीच में आया था कि भाई हम बीन स्टॉक पर पहुंच गए हैं, वंडरलैंड दुनिया में आ गए हैं, साइंस की फिक्शन की दुनिया में आ गए हैं हम लोग, हर चीज़ नया इन्वेंट कर रहे हैं, हर चीज़ को इवोल्यूशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं हर चीज़ की। और वो इंसान जो कि कभी सिविलाइज था, पहले वो क्या था, मियर एन एनिमल, ठीक है, एनिमल से अपने आप को उसने सिविलाइज कर लिया, सिविलाइज से अपने आप को वो एथिकल कहने लगा। तो अब यहाँ पे वो कहता है, जो स्टोरी है अब उस हीरो की बात करेगी, वो बीन स्टॉक से वापस आ चुका है, कम बैक टू द कॉमन वर्ल्ड में आ गया, जहाँ पे फेयर एंड वर्क आर अलाइक हार्ड, जहाँ पर
पैसा मिलना और काम मिलना दोनों ही बहुत मुश्किल थे। वेयर अगली कॉम्पिटिटर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उसके इस दुनिया में थे, वर मच कॉमनर देन ब्यूटीफुल प्रिंसेस। वहाँ पर कोई ब्यूटीफुल प्रिंसेस नहीं थे, वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा थे, भयानक भयावह। एंड वेयर द एवर लास्टिंग बैटल विद सेल्फ, और यहाँ पर इस दुनिया में आपको किसी दूसरे से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद से ही लड़ना है। आप अपने आप से लड़ाई कर रहे हो, आपको अपने आप से ही खुद विक्ट्री गेन करनी है, अपना क्राउन पहनना है, और उसे पहनने के चक्कर में आप एक इंसान से क्या बन जाते हो, जायंट बन जाते हो। यू हैव डन द लाइक, हम सिर्फ यही कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी पसंद की यही चीज़ें कर रहे हैं, बस पसंद की चीज़ें फॉलो करने में, ड्रीम्स एस्पिरेशंस को चेज़ करने में लगे हुए हैं। थाउजेंड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ आवर फेलोज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो हैव प्रिसीडेड अस इन फाइंडिंग देमसेल्फ फेस टू फेस विद द सेम ड्रेड प्रॉब्लम ऑफ इविल। कितने हमारे फॉलोअर्स हैं, थाउजेंड हमारे फॉलोअर्स हैं, हज़ारों साल से जो है अपने आप को सिर्फ यही जो प्रॉब्लम ऑफ इविल है, जो सेम प्रॉब्लम ऑफ इविल है कि सब जो इंसान हैं वो अपने आप में घुसे हुए हैं, वो अपने आप के बारे में सोचते हैं। दे आर वेरी पैथेटिक इन सिचुएशन, इन मेंटली कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें वो सालों साल जो है फेस करते हुए आ रहे हैं। दे ऑल्सो हैव सीन दैट कॉस्मिक प्रोसेस इज इवोल्यूशन। वो ये भी देख रहे हैं कि ये जो कॉस्मिक प्रोसेस है ये इवोल्यूशन अभी के टाइम में, अगर मैं इस सत्य को कहूँ तो ये परफेक्टली फिट होता है। मैन जो है वो भगवान को छूने के लिए तैयार है, मून पर पहुंच गया है, इतनी ज़्यादा उसने खोज कर रखे हैं, लेकिन एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। नथिंग इज ट्रांसिएंट इन दिस, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये कॉस्मिक प्रोसेस जो है वो इवोल्यूशन पर बेस्ड है। इट इज़ फुल ऑफ वंडर, फुल ऑफ ब्यूटी एंड एट द सेम टाइम फुल ऑफ पेन। दे हैव सॉट टू डिस्कवर द बियरिंग ऑफ दीज ग्रेट फैक्ट्स ऑन एथिक्स। अब आपको ये देखना है कि आप इन फैक्ट्स के साथ कितना एथिकल मैनर में जियोगे, टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ और इज़ नॉट अ सैंक्शन फॉर मोरालिटी इन द वेज ऑफ कॉस्मस। अब आपको ये तरीका निकालना है कि इस ब्रह्मांड में जीने के लिए हमें कौन से नैतिक कदम उठाने चाहिए, कैसे अपनी नैतिकता को फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है नैतिकता के तौर पर और क्या चीज़ अच्छी नहीं है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ बाय इनसेंसिबल स्टेप्स, कहता है कि ये स्टेप्स तो बहुत इनसेंसिबल से हैं, बट फिर भी इन स्टेप्स को लेकर मैं बताता हूँ। ये जो प्लांट है देखो कितना बड़ा हो गया, इसके रूट बड़े हो गए, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स इन एवरीथिंग। तो वो कहता है कि हर एक इंसान जो है अपने अंदर और विदाउट इन अकॉर्डेंस, हो सकता है नेचर के अकॉर्डिंग, हो सकता है विदाउट नेचर के अकॉर्डिंग, एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉर्म होता है, बनता है, बट एट द सेम टाइम्स माइन्यूटली डिफाइंड पैटर्न। और हर इंसान का ग्रो करने का अपना पैटर्न होता है, अगर हम बारीकी से उसे देखें तो उसका कोई ना कोई डिफाइंड पैटर्न ज़रूर होगा। इन ईच, हर चीज़ का, हर लिविंग थिंग का, इन ईच ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एज इन देयर स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स there is an immanent energy which in harmony with that resident in all others। और अगर आप देखें तो इंसान जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना है, और यहाँ पर उस बॉडी के अंदर, उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इम्मानेंट, बहुत ही शानदार एनर्जी होती है जो उसे हार्मनी में रखनी होती है, उसे शांति स्थापित करने के लिए रखनी होती है ताकि वो दूसरों के साथ रह सके। इंसेंसली वर्क्स टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द होल, और बहुत अच्छे से अपने काम को वो निभा सके, अपने ऑफिस वर्क को। तो जब दूसरों के साथ वो अच्छे से हार्मनी के साथ रहेगा, सोशलेबल बनकर रहेगा, तभी वो इन सारे काम कर पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा। तो इंसेंसली क्या होता है, लगातार वो काम करता रहे टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट विच इट, और वो अपनी हर क्योंकि अगर आप देखो तो हर एक इंसान जो है वो अपने रोल को अदा कर रहा है, अपने पार्ट को परफॉर्म कर रहा है। तो हम इंसान जो है, हमें हमारा हर पार्ट जो है बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहिए, विच इट हैज़ टू प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ नेचर, जो कि हमें नेचर ने प्ले करने के लिए दिया है। बट नो सूनर हैज़ द एडिफिस reared with such exact where I
But no sooner has the edifice reared with such exact elaboration attained completeness then it begins to crumble. लेकिन वो कहता है edifice is it means अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीव्स, बेसिकली तो भवन के लिए हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो है दूसरा मीनिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीव्स। तो वो कहता है कि जल्द ही यहाँ पर कोई आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ दिखाई नहीं देगा। भाई हम यहाँ पे अपनी कोई ऐसी बिलीफ नहीं बनाएंगे, अपनी विचारधारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि रियर्ड विद सच एग्जैक्ट एलोब्रेशन, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप परफेक्ट वे में ग्रो करें, एग्जैक्ट एलोब्रेशन दे दें और कंप्लीटनेस को अटेन करें, देन इट बिगिंस टू क्रम्बल, और फिर वो एकदम से क्रम्बल मतलब ख़त्म होना शुरू कर दे, वो फटना शुरू कर दे। बाय डिग्रीज द प्लांट विदर्स, अब आप एक छोटे से पौधे को ले लो, वो विदर करता है, डिसअपियर हो जाता है, और फिर उसके बाद अंदर के अपनी लिविंग बिहाइंड मोर एंड फ्यूअर अपेरेंटली इनर्ट एंड सिंपल बॉडीज़, जब वो विदर करता है, हमारे धीरे धीरे मुरझाने लगता है या ख़त्म होने लगता है, तो उसके बीज कुछ धरती पे बिखर जाते हैं, तो उन बॉडीज़ को वो छोड़ देता है, सिंपल बॉडीज़ को इनर्ट कर देता है। जस्ट लाइक द बीन फ्रॉम विच इट स्प्रैंग, इसी तरीके से जैसे कि वो बीन जो का जो पेड़ लगाया था वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया, लाइक इट एंड्योर्ड विद, और किससे भर गया था वो, विद द पोटेंशियलिटीज़ ऑफ गिविंग राइज टू अ सिमिलर साइकिल ऑफ मैनिफेस्टेशंस इज़ कि वो जो है बहुत सारे ऐसी बहुत सारी चीज़ों से वो भर गया, बहुत सारी अच्छी चीज़ों से वो भर गया कि उसके अंदर पोटेंशियलिटीज़ थी कि वो अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन इज़ द एक्शन ऑफ शोइंग समथिंग। ठीक है, तो कुछ दिखाने की क्षमता जिसमें हो, तो उस बीन के अंदर कुछ दिखाने की क्षमता थी कि वो जो है अच्छे से ग्रो कर सकता था। नीदर द पोइटिक nor the scientific imagination is put too much strain in search after analogies with this process of going forth, as it were returning to starting point। कहते हैं ना तो कविता के काव्य, ना तो लिटरेचर ने ही, और ना ही कभी साइंटिफिक इमेजिनेशन ने इस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया कि ये समानताएं, ये जो प्रोसेस की समानताएं हैं, ये जो स्टोरी के इवोल्यूशन और जो इंसान का इवोल्यूशन है, उसके दिमाग का इवोल्यूशन है, उसके लॉजिक का इवोल्यूशन है, ये दोनों सेम है, इनमें कुछ समानताएं हैं। एज इट वर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और अब मैं दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाता हूँ। It may be likened to ascent and descent of a sludge stone or the course of an arrow along it. It may be likened to the ascent and descent of sludge stone. Sludge stone मतलब झुका हुआ पत्थर। तो वो कहता है कि ये जो ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी का प्रोसेस है, ये क्या है, पहले चढ़ता है, पहले चढ़ाव है और फिर उतराव है। तो एक झुके हुए पत्थर की तरह है। एंड द कोर्स ऑफ एन एरो अलॉन्ग विद इट्स ट्रैजेक्टरी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैजेक्टरी? ट्रैजेक्टरी मीन्स ट्रैक, पाथ। ठीक है, तो एक ऐसे पाथ की तरह है जो कि एक एरो उसे दिखा रहा है कि यहाँ पर हमें जाना है, ये रास्ता है। और वी मे से दैट लिविंग एनर्जी जो है टेक्स फर्स्ट, पहले वो अपवर्ड जाती हैं और फिर वो डाउनवर्ड आती हैं। पहले बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है और धीरे धीरे वो एनर्जी उनकी डाउन होती चली जाती है। और इट मे सीम जस्ट लाइक, आप एक प्लांट को देख लो कि पहले वो ब्लूम होगा और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। और इट मे सीम प्रेफरेबल टू कंपेयर द एक्सपेंशन ऑफ अ जर्म। आप छोटे से एक जर्म को देख लो कि आप छोटा सा बीज डालते हो, वो एक्सपेंशन हो जाता है और फिर एक पूरा प्लांट में जो है वो बदल जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके जो पंख हैं वो अनफोल्ड होने शुरू होते हैं और फिर वो आगे बढ़ता जाता है और एक पूरे झरने की तरह वाइडन हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दस टू अराइव एट द कॉन्सेप्शन, और लास्ट में वो किसके कॉन्सेप्शन पे पहुंच जाता है? डेवलपमेंट की, कि वो विकास है, उसकी खोज चल रही है, एवोल्यूशन चल रहा है। हेयर एज एल्सवेयर नेम्स आर नॉइस एंड स्मोक, आपने सुना होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इज़ टू हैव अ क्लियर एंड एडुकेट कंसेप्शन ऑफ द फैक्ट सिग्निफाइड बाय आर नेम। जब भी हम नॉइस बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि नॉइस मतलब कहीं पर शोर हो रहा है, स्मोक का मतलब धुआं हो रहा है। तो ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनके नाम से ही हमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्लियर एक कॉन्सेप्शन मिल जाता है, एक नज़रिया मिल जाता है। बट इन दिस केस द फैक्ट इज़ द सिसिफियन प्रोसेस। आई होप आप सब ने सिसिफियन स्टोरी या फिर आपने ये फ्रेज सुना होगा, इट्स अ सिसिफियन टास्क। इट मीन्स ये एक ऐसा किंग था जो कि
गॉड्स को एनॉइंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए एक पत्थर को बार बार रोल करता है एक हिल के ऊपर से, और सिर्फ उसे देखने के लिए कि वो कैसे जाएगा, वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, वो नीचे कहाँ तक पहुँचेगा, वो बार बार उस भारी से पत्थर को जो है नीचे गिराता है। तो द फैक्ट इज़ दैट, क्योंकि उसके मन में कुछ ना कुछ खोज थी, वो कुछ खोज कर रहा था, हालांकि वो एक अनएथिकल वर्क माना गया और उसके लिए उसे पनिश भी किया गया था। बट यहाँ पर जो फैक्ट है सिसिफियन प्रोसेस का, इन द कोर्स ऑफ विच वो क्या था कि लिविंग और ग्रोइंग प्लांट जो हैं वो रिलेटिव सिंप्लिसिटी और लेटेंट पोटेंशियलिटीज़ दोनों से ही गुजरते हैं, ऑफ द सीड टू द फुल एपिफेनी इज़ एहसास ऑफ अ हाईली डिफ्रेंशिएटेड टाइप। वो कहते हैं कि ये जो ग्रोइंग और लिविंग प्लांट होते हैं, ये एक तो होता है सिंप्लिसिटी, एक होता है रिलेटिव सिंप्लिसिटी। रिलेटिव सिंप्लिसिटी जिससे आप तुलना कर सको, ठीक है, जो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। एक होता है पोटेंशियलिटी, नॉर्मल आपकी क्षमता, और दूसरी होती है आपकी लेटेंट, जो कि आपकी जिससे आप जो क्षमता आपने सुला रखी है, जो कोई काम नहीं कर रही, लेटेंट पोटेंशियलिटीज़ हैं। तो कहता है कि यहाँ पर जो रिलेटिव सिंप्लिसिटी है और जो लेटेंट पोटेंशियलिटीज़ हैं सीड की, वो हमें एहसास दिलाती हैं कि वो बहुत ही डिफरेंट तरीके की हैं। जब आप सिंप्लिसिटी और पोटेंशियलिटीज़, नॉर्मल सिंप्लिसिटी और नॉर्मल क्षमता के ऊपर आओगे, तो एक लिविंग बीइंग की रिलेटिव सिंप्लिसिटी नॉर्मल सिंप्लिसिटी से बिल्कुल अलग है, और उसकी पोटेंशियलिटीज़ नॉर्मल लेटेंट पोटेंशियलिटीज़ से बिल्कुल अलग हैं। कैसे अलग हैं? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों के लिए थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो सिसिफियन प्रोसेस था उसका काम क्या था, वो बार बार उसने अपने लिए एक टास्क क्रिएट कर लिया और वो देखना चाह रहा था वो पत्थर कहाँ तक जाएगा। वो उसे रोल डाउन करता है, बार बार रोल डाउन करता है। इट मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू इवेल्युएट समथिंग, डेवलप करना चाह रहा था, कोई थियोरी वो डेवलप करना चाह रहा था। चीज़ें बहुत सिंपल लग रही थी लेकिन वो इतना सिंपल नहीं था। जस्ट लाइक दैट, जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं, ग्रोइंग प्लांट या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके आपको उनका स्ट्रक्चर बाहर से बहुत सिंपल और उनकी पोटेंशियलिटीज़ आपको दिखेंगी, लेकिन उनके अंदर कुछ रिलेटिव सिंप्लिसिटीज़ भी होती हैं जो कि हमें नेचुरली दिखाई नहीं देती, या फिर उनके अंदर कुछ सोई हुई पोटेंशियलिटीज़ भी होती हैं जो एक आने पर ही, जो एक एहसास आने पर ही उनके अंदर जागती हैं। अदरवाइज़ वो अपनी क्षमताओं को, अपनी खूबियों को जान ही नहीं पाते। तो आपको अपने आप को खोजना, आपको लॉजिकल बनना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपने अंदर अपनी लॉजिक को इवेल्युएट करो, ठीक है। नेक्स्ट, the value of a strong intellectual grasp of the nature of this process lies in the circumstance that what is true of the being is true of living things in general। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो एक ये इंटेलेक्चुअल, अगर हम देखें प्रोसेस देखें, ये पूरा प्रोसेस जो उन्होंने दिखाया बीन स्टॉक का बढ़ने का, तो बेसिकली ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ग्रैस्प हमारे अंदर पैदा करता है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये किन सर्कमस्टांसेस में हुआ होगा। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द बीन, उस बीन की सच्चाई क्या है, जो बीन की सच्चाई है क्या ये लिविंग बीइंग से भी जुड़ी हुई है। इज़ ट्रू ऑफ लिविंग थिंग्स इन जर्नल फ्रॉम very low forms up to the highest in the animal, no less than in vegetable kingdom, the process of life present the same appearance of cyclic evolution। तो यहाँ पर हॉक्सले कहते हैं कि आप चाहे लो से हाईएस्ट फॉर्म क्यों ना ले लो, आप एनिमल से वेजिटेबल किंगडम्स को, प्लांट्स को क्यों ना ले लो, ह्यूमन बीइंग्स को क्यों ना ले लो, हर किसी की जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, जो साइक्लिक, देखो आपके जो जीवन और मरण की जो प्रोसेस है दैट इज़ साइक्लिक ना। आप मरोगे तो आप जन्म भी लोगे, ठीक है। एक पौधा अगर गिरेगा, मुरझाएगा, तो वो फिर खिलेगा भी एक दिन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी, ये साइक्लिक प्रोसेस है और इसी से आपकी जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है वो रिप्रेजेंट होती है,
ना, वी हैव बट टू कास्ट आवर आइज ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि हमें अपनी आंखों को इस बाकी की बची हुई दुनिया पर भी टिकाना होगा। साइक्लिक चेंजेस, हमें ये चेंजेस भी देखने होंगे जो हमें हर तरफ के हर परतों को, जीवन की हर परत को हमें दिखाना चाह रहे हैं। इट मीट्स अस इन द वाटर। देखो, ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं ये हमें कहाँ पर, पानी में भी दिखाई देते हैं। जैसे वाटर है, वाटर जो है वो कहाँ से निकलता है, समुद्र से निकलता है। स्प्रिंग आती हैं, स्प्रिंग समुद्र से क्या है, भाप बनती है, भाप से क्या है, पानी आता है, रेन बन जाता है, और वो स्प्रिंग्स आती हैं। फिर उसके बाद इन हेवनली बॉडीज़ दैट वैक्स एंड वेन गो एंड रिटर्न टू देयर प्लेसेस। हेवनली बॉडीज़ जो थी हैं हमारी, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, it meets in the water that flows to the sea and returns to the springs. In the heavenly bodies that wax and wanes. Wax and wane means utar or chadhav, go and return to their places. In the inexorable sequence of the age of man's life. तो वहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जैसे वाटर है, वो वाटर जो है कहाँ से फ्लो करता है, दैट फ्लोज टू द, किसकी तरफ जाता है, समुद्र की तरफ। फिर स्प्रिंग्स वापस लौट कर आती हैं। ऐसे ही जो हेवनली बॉडीज़ हैं, लाइक मून है, मून में आप देखते होंगे जब भी मून की वजह से जो है ज्वार भाट आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, चीज़ें अपनी जगह पर आती हैं और वापस चली जाती हैं। और मैन की जो एज का जो सीक्वेंस है ये भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। इन दैट सक्सेसिव राइज, वो बढ़ता जाता है। अपॉजी एंड फॉल ऑफ डायनेस्टीज़ खड़ी होती हैं और फिर गिर जाती हैं। स्टेट्स बनते हैं और फिर गिर जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक ऑफ सिविल हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगी, सिविल हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इवोल्यूशन का प्रोसेस है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, दैट इज़ नेवर एंडिंग। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली साइक्लिक। जो चीज़ बढ़ रही है वो एक दिन बस हमें ज़रूरत क्या है कि हम उस इवोल्यूशन को और उस डेवलपमेंट को अच्छे से, विद वार्मथ, विद केयर, विद लव, हम उस चीज़ को हम नरिश करें। तो उस इंसान के अंदर, एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर या किसी भी लिविंग थिंग के अंदर बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पौधे की बहुत अच्छे से केयर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स, वो बहुत अच्छे उगेंगे। लेकिन अगर वो इस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो होगा, अगर आप उसे सिंपल पानी दे दोगे, बस चल हो गया, और आपने उसकी केयर नहीं करी, उसकी कटाई छटाई नहीं करी, तो वो होगा तो सही लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जितना आप उसे अपनी वार्मथ और अपनी लव के साथ केयर दोगे, और तब आपके रिजल्ट्स जो हैं ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी है, मैन की लाइफ भी है, जितना अच्छा आप उसे नरिश करोगे उतने अच्छे तरीके से आपकी लाइफ चलेगी। ठीक है, एज